हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स बैच। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल में एक पार्टनरशिप बिजनेस का क्या फीचर्स होते हैं उसको सीखने वाले हैं। एक पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में उसको समझने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप बिजनेस की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसकी क्या फीचर्स होनी चाहिए और क्या एलिमेंट होने चाहिए जिससे वो एक पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स होता है वो होता है टू और मोर पर्सन, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट टू पार्टनर का यानी दो पार्टनर का होना जरूरी है। ठीक है, दो या दो से अधिक पार्टनर का होना जरूरी है, तभी हम एक पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब सर कम से कम तो दो पार्टनर होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना पार्टनर हो सकता है? देखो, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स होने के लिए कंपनी एक्ट बोल रखा है कि ज्यादा से ज्यादा आप 100 पार्टनर रख सकते हो, बट कंपनी रूल्स बोला है कि मैक्सिमम आप 50 पार्टनर तक ही रख सकते हो। तो हमें तो दोनों रूल को फॉलो करना होगा, इसीलिए कम से कम तो टू पार्टनर का होना जरूरी है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम 50 पार्टनर तक रख सकते हैं। मैंने क्या बोला कि कंपनी एक्ट बोलता है कि 100 पार्टनर तक चलेगा, और कंपनी का जो रूल्स है, ठीक है, उसमें बोला है कि 50 पार्टनर तक आप ला सकते हो। तो हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसीलिए यहां पे कंपनी रूल्स अप्लाई होगा। कंपनी रूल्स ये कब आया था? कंपनी रूल्स 2014। अब उसके रूल 10 में ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आप 50 पार्टनर तक ही, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर पार्टनरशिप में अगर 50 पार्टनर से ऊपर हो गया, तो अगर 50 पार्टनर से एक्सीड हो गया यानी कि 50 पार्टनर से अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? तो बाबू उस तरह के पार्टनरशिप बिजनेस जो होंगे वो इलीगल माने जाएंगे। उसको क्या बोला जाएगा? इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन यानी अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस में जब 50 से ज्यादा मेंबर हो जाएंगे तो वो पार्टनरशिप अवैध यानी गैर कानूनी माना जाएगा। इसीलिए आपके पार्टनरशिप बिजनेस में दो पार्टनर कम से कम होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर तक रख सकते हो। ठीक है, उससे अगर ऊपर होता है तो आप उसे कंपनी के फॉर्म में आप उसको ले जा सकते हो, बट अगर पार्टनरशिप के फॉर्म में आप नहीं रख सकते, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर का जो लिमिट है वो 50 पार्टनर तक ही है, कंपनी रूल्स 2014 में। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन ऐसा पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, हु कैन नॉट बी ए कॉम्पिटेंट फॉर अ पार्टनर। ठीक है, चलो, हु कैन नॉट बी competent फॉर अ पार्टनर, यानी एक साझेदार बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए कौन कौन से अयोग्य माने जाएंगे जो कि पार्टनर नहीं बन सकते। तो पहला होगा अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, यानी कि वो पागल घोषित किया गया है, तो उस तरह के व्यक्ति आपके फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गए अनसाउंड माइंड यानी जिसका दिमागी हालत सही नहीं है, वो आपका बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, और दूसरा कौन? दूसरा ऐसा पर्सन जिसे कानून बोला है कि तुम पार्टनर नहीं बन सकते हो, यानी पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड है लॉ के द्वारा। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ यानी कि कानून बोल रहा है कि वो पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है। अब जैसे देखो, आपने सुना होगा विजय माल्या का नाम।
अब विजय माल्या को कोर्ट ने बोला है कि वो कहीं भी, ठीक है, किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, किसी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, यानी उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लॉ के द्वारा, ठीक है। तो उस तरह के पर्सन को आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलो, अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर अगर कोई माइनर है, ठीक है, अगर कोई माइनर है और वो अगर पार्टनर बनना चाहे तो क्या हम उसको पार्टनर बना सकते हैं? यानी माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर कैन बी अ पार्टनर, यस। एक माइनर, माइनर पहले समझो माइनर होता कौन है। माइनर वो होता है जिसका एज 18 साल से कम होता है, ठीक है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या बोला जाता है? माइनर बोला जाता है, ठीक है। तो एज लेस देन 18 ईयर। अब माइनर पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। माइनर कैन बी अ पार्टनर, कैन बी अ पार्टनर, ठीक है। बट वो जो पार्टनर बनेगा वो प्रॉफिट में पार्टनर बनेगा, ठीक है। तो माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, इन द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म, यानी प्रॉफिट में तो वो पार्टनर बनेगा, लेकिन अगर फर्म का लॉस हो जाता है, ठीक है, फर्म में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो फिर उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, यानी वो लॉस को शेयर नहीं करेगा लेकिन प्रॉफिट को शेयर करेगा। तो मैंने क्या बोला? माइनर कैन बी ए पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म एंड नॉट इन द लॉसेस, नॉट इन द लॉसेस, ठीक है। चलो, तो हमने अभी तक क्या बताया कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कितने पर्सन का होना जरूरी है? एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है, ठीक है। और सर ज्यादा से ज्यादा कितना पार्टनर हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर हो सकता है, ठीक है। और सर अगर 50 पार्टनर से ज्यादा हो गया और तब भी पार्टनरशिप बिजनेस ही चला रहा है तो उस तरह के बिजनेस को इलीगल एसोसिएशन बोला जाएगा, यानी वो गैर कानूनी फर्म हो गया, ठीक है। उस पे कोर्ट कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। अगर आपका 50 से ज्यादा आप पार्टनर हो गए तो आप उसे क्या करो? कंपनी के रूप में फॉर्म कर लो, बट पार्टनरशिप बिजनेस 50 से ज्यादा पार्टनर से आप नहीं चला सकते, ठीक है। अब सर पार्टनर में कौन कौन ऐसा है जिसे हम पार्टनर नहीं बना सकते? किस किस को हम पार्टनर नहीं बना सकते? तो देखो, अगर कोई अनसाउंड माइंड है, ठीक है, अब कोर्ट उसे अनसाउंड माइंड करार दे दिया है, यानी कि उसे बोला है मतलब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो आप उसे पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पर्सन जिसे लॉ डिस्क्वालीफाई कर दिया है पार्टनर बनने से, यानी कि कोर्ट ने बोला है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते, तो उसे आप पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस में वो हिस्सा नहीं लेगा। और जब माइनर 18 साल कंप्लीट कर लेगा तो क्या होगा? उसके पास 6 महीना का ऑप्शन है कि वो 6 महीना के अंदर वो चाहे तो पार्टनरशिप से हट सकता है, और अगर मान के चलो वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करता है तो तब फिर वो प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा और लॉस में भी हिस्सा होगा, जब 18 साल क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए एक पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। अब देखो, अब नेक्स्ट फीचर यानी एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट यानी कि समझौता होना जरूरी है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। किसके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में होना चाहिए, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, सभी साझेदारों के बीच में क्या होनी चाहिए? एक समझौता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो एग्रीमेंट हो सकता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब ओरल का मतलब होता है मौखिक, मुंह से ही आपस में समझौता कर लिया, आपस में बातचीत करके समझौता कर लिए, ठीक है। बट देखो, अगर ओरल एग्रीमेंट होता है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कोई पार्टनर कभी भी अपने बात से मुकर सकता है,
ठीक है। अब वो बोल दिया कि मैंने ये बात तो बोला ही नहीं था, हम लोग ये बात डिस्कस ही नहीं किए थे, तो उस केस में अगर कोर्ट में जाते हैं तो ओरल बात का कोई एविडेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। इसीलिए हाँ, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आप रिटेन भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, बट बिजनेस को अगर लॉन्ग टाइम तक रन करना है और आपस में वाद विवाद से बचना है तो एग्रीमेंट रिटेन में होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर रिटेन में एग्रीमेंट होता है तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर कोई आपस में झगड़ा भी होता है तो आप कोर्ट के थ्रू सुलझा सकते हो, क्योंकि सब कुछ लिखित में है और सब कुछ क्लियर है, कोई अपनी बात से पलट नहीं सकता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एग्रीमेंट में क्या सब लिखा होना चाहिए। तो देखो, एग्रीमेंट में वो सारी बातें होनी चाहिए जो एक बिजनेस को चलाने में और बिजनेस से होने वाले लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बातें सारे होनी चाहिए वो लिखित में एग्रीमेंट में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, बिजनेस को चलाने में और बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आपस में बांटने के लिए सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं, पार्टनर्स के क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ये सब बातें एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। अब ये जो आपका रिटेन एग्रीमेंट होता है उससे ही पार्टनरशिप डीड का नाम दिया गया है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड में क्या सब बातें लिखा होता है। तो रिटेन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें वो सारी बातें जो बिजनेस को चलाने में और प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटने में और पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं, पार्टनर्स के क्या ड्यूटी होती है, ये सारी बातें एग्रीमेंट में यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। अब देखो अगला फीचर क्या होगा कि एक पार्टनरशिप में लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि एक पार्टनरशिप बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, फॉर्म करना लीगल बिजनेस, ठीक है। अब देखो, अब अगर कोई ऐसा पार्टनरशिप का आप लोग आपस में डिसाइड, मतलब कोई ऐसा माइंड में करता है कि चलो हम एक स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं, ठीक है, स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं या कोई किडनैपिंग का बिजनेस करते हैं और उसके लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। अब देखो ये स्मगलिंग और किडनैपिंग क्या हुआ, इलीगल एक्टिविटीज हुआ, कानून उसे अलाउ नहीं करता, परमिट नहीं करता है। अब इस तरह के बिजनेस के लिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म करोगे, अगर आप इस तरह के बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करोगे तो वो पार्टनरशिप क्या होगा, गैर कानूनी माना जाएगा और उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस के डिफिनीशन में से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए आपका लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है, यानी आप कानूनी तरीके से आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, यानी कानून अगर उस बिजनेस की इजाजत दे रहा है तभी उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल माना जाएगा, ठीक है। उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस के डिफिनीशन से बाहर कर देंगे, ठीक है। अब अगला फीचर देखो, अगला फीचर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट होनी चाहिए जिससे कि वो अपने लाभ हानि को आपस में बांट सके, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट किसके बीच में होनी चाहिए, पार्टनर्स के बीच में होनी चाहिए कि वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करे, शेयर करे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी कि एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए प्रॉफिट को आपस में बांटना जरूरी है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होते हैं, जो भी लॉस होते हैं उसको आपस में बांटना जरूरी है। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनर्स के बीच में कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटे। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं वो है म्यूचुअल एजेंसी। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस जो होता है ना, वो या तो सभी पार्टनर मिलकर चला सकता है या उसमें से कोई एक व्यक्ति उन सब के बिहाफ में कर सकता है, या एक से अधिक पार्टनर मिलकर चला सकता है, या सब चला सकता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि पार्टनरशिप बिजनेस इसको चलाने का काम, यानी पार्टनरशिप बिजनेस
कैरिड ऑन, कैरिड ऑन मतलब होता है चलाना, व्यापार को रन करना। अब कैरिड ऑन बाय, ठीक है, अब कौन कर सकता है? सभी पार्टनर मिलके चला सकता है। एक तो ऑप्शन है कि सभी पार्टनर मिलके काम करेगा, ऑल द पार्टनर्स, कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। और ऐसा ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक, एनी वन ऑफ देम, ठीक है, उनमें से कोई एक जो सभी के लिए काम करे, एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस सभी मिलके चला सकता है या उनमें से कोई एक चला सकता है। मैंने ये पार्टनरशिप की जब डिफिनीशन फर्स्ट क्लास में बताई थी तो उसमें भी बताए थे कि पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके एक बिजनेस फॉर्म को सेटअप करते हैं, ठीक है, और आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटे, और सभी मिलके बिजनेस चला सकते हैं या उनमें से कोई एक बिजनेस को चला सकता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर कोई एक क्यों चलाएगा? अगर सब पार्टनर है तो सबको चलाना चाहिए। अगर ये तो गलत होगा ना कि एक चलाएगा बाकी सब आराम से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बस लेगा और वो पार्टनरशिप में बिजनेस को रन नहीं करेगा, यानी बिजनेस में काम नहीं करेगा। अब चलो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। देखो, अब देखो ये चार दोस्त है, ठीक है, ये चार दोस्त है, चिंटू, पिंटू, गोलू, भोलू, ठीक है। अब ये चारों दोस्त में क्या करते हैं कि ये तीनों दोस्त जो है ना, ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यानी सर्विस में है और पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, सर्विस में है और पैसा ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मनी अर्न कर रहे हैं। अब ये जो पहला दोस्त है गोलू, ये अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी सीए कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इन तीनों दोस्त ने बोला कि देखो दोस्त, मैं तो पैसा कमा रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, क्यों ना ऐसा करते कि सब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब इसके मन में भी इंटरेस्ट है कि मैं जॉब नहीं करूं, मैं बिजनेस में जाऊं। अब चूंकि इसके पास पैसा नहीं है तो ये बोलता है कि देखो, अगर चारों, ये जो तीनों ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इसको छोड़ के सब लोग अगर मिलकर बिजनेस करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और बिजनेस करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर बिजनेस चला नहीं, और बिजनेस को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, अगर जॉब छोड़ देंगे तो पैसा आएगा कहां से? तो गोलू बोला कि हम एक काम करते हैं, मैं बिजनेस को चलाता हूं, आप तीनों मिलके पैसा लगाओ, आप तीनों मिलके क्या करो, पैसा लगाओ, यानी कैपिटल लगाओ, और मैं बिजनेस को रन करता हूं। और इस बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि मैं चला रहा हूं, मैं जॉब दूसरे जगह नहीं कर रहा हूं, तो मुझे बदले में सैलरी दे देना, ठीक है। जिस तरह से तुम लोग सैलरी बाहर में कमा रहे हो, मुझे इसी बिजनेस में सैलरी दे देना, और मैं इस बिजनेस को चला रहा हूं, आप सब लोग क्या करो, बस इसमें पैसा लगाओ, क्योंकि पैसा के बिना तो बिजनेस चलेगी नहीं। तो सब लोग बोला हाँ यार, ये भी सही है कि जॉब भी नहीं छोड़ना पड़ रहा है और बिजनेस में हिस्सा भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, और तुम चूंकि पूरा अपना फुल टाइम दे रहे हो इस बिजनेस में, तो तुमको एक सैलरी जो तुम्हारा बनता है वो तुमको सैलरी दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे गोलू सभी पार्टनर के सहयोग से, यानी सभी पार्टनर सहमत है और उसके सहमति से गोलू क्या कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, और सभी पार्टनर और सभी ने पैसा लगाया है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। और अच्छा बात है, अगर सब मिलकर चलाना चाहता है तो सब चलाए, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि कोई पार्टनर केवल पैसा लगाया, वो बिजनेस में समय नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो जो बंदा समय दे पा रहा है उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में जो हिस्सा होता है वो सभी पार्टनर को मिलता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लेकिन इसके लिए आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है, आपस में जो होता है ना, सब लोग एक सहमति होना जरूरी है कि कौन बिजनेस को रन करेगा, या सभी बिजनेस को रन करना चाहे तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला कि म्यूचुअल एजेंसी यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसको बोलते हैं कि सभी पार्टनर जो होते हैं, ऑल पार्टनर, ठीक है, वो एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल दोनों होते हैं, एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, ठीक है, इसको समझो। वैसे वो आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो एजेंट और प्रिंसिपल समझ में आएगी, बट मैं अभी बस समझाता हूं कि एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब हुआ कि सभी बराबर के जिम्मेदार हैं, ठीक है, सभी खुद मालिक भी है, आप बोल सकते हो, और खुद एम्प्लॉय भी है, ठीक है। तो सारे पार्टनर एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। अब देखो, हम लोग का नेक्स्ट फीचर क्या है पार्टनरशिप बिजनेस का, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यानी सभी पार्टनर का लायबिलिटीज क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। लायबिलिटीज ऑफ
ऑल पार्टनर, लाइबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर, सभी साझेदार का जो लाइबिलिटीज होगा वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। इसको समझेंगे, ठीक है, यानी सभी पार्टनर का लाइबिलिटीज क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। अब देखो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी जो ऑनर होते हैं, प्रोप्राइटर जो होते हैं, ठीक है, उनका भी लाइबिलिटीज क्या होता है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी जो लाइबिलिटीज होता है ऑनर का वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी के केस में जो लाइबिलिटीज होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। अब समझो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होता है। अब देखो कोई पार्टनरशिप बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में लोन लिया गया है, ठीक है, और उस लोन चूंकि व्यापार अच्छे से चल नहीं पा रहा है तो लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब अगर लोन का रीपेमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, बैंक से आपने लोन लिया और बैंक, और अगर लोन का रीपेमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, बैंक क्या होगा, कोर्ट में जाएगी। और कोर्ट में जाएगी तो अगर फर्म पैसा को चुका नहीं पा रहा है तो उस केस में क्या होगा, सभी पार्टनर को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है, और अपने घर से पैसा लाके चुकाना पड़ेगा। यानी कि अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, ठीक है, तो उसकी भरपाई अपने घर के जमीन जायदाद बेच के भी करना पड़ता है। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो लाइबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है। यानी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी अगर कहीं कर्जा ले लिए, कुछ ले लिया, और अगर बिजनेस से पैसा चुका नहीं पा रहे हो तो अपने घर से पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में अगर नुकसान हो गया तो आपका जितना शेयर है, ठीक है, आप उतना तक के लिए ही जिम्मेदार हो। इसीलिए देखते हैं कि बड़ा बड़ा घोटाला हो जाता है और बोलता है पैसा नहीं है तो हम घर से नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी में जो मेंबर होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, इक्विटी होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे जहां जहां बड़ा बड़ा घोटाला होता है, जैसे विजय माल्या का केस हुआ, ठीक है, उस समय क्या हुआ, कंपनी है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जो उस कंपनी का डायरेक्टर है या बोल सकते हो जो कंपनी का ऑनर है उस पर उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो कंपनी लॉ का जो रूल है उससे बच जाता है। क्योंकि कंपनी लॉ क्या बोलता है कि हर एक मेंबर जो होता है, जो ऑनर होता है, उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। बट वहीं पे अगर पार्टनरशिप बिजनेस रहता, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहता तो ऐसा नहीं होता। अगर बिजनेस रिकवर नहीं कर रहा है पैसा तो आपको घर से लाना पड़ेगा, सभी पार्टनर को अपने घर से पैसा लाके भरपाई करना पड़ेगा। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के मेंबर को रिस्क ज्यादा होता है बिजनेस को, इसीलिए वो लोग अच्छे से चलाएंगे। अगर अच्छे से नहीं चलाएंगे तो उनको घर से पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है या इस पे 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि हर एक पार्टनर का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो ऑनर होते हैं उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होते हैं, बट कंपनी के केस में जो कंपनी का मालिक होता है, जो इक्विटी होल्डर होता है, उसकी लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब देखते हैं अगला फीचर क्या है, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यानी कि आप अपना बिजनेस में जो आप पार्टनरशिप बिजनेस में जो आपका इंटरेस्ट है, आप बिना सभी साझेदार के सहमति से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब देखो ये 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी 4 पार्टनर है, ठीक है। अब इनमें से देखो एक पार्टनर सी क्या सोच रहा है कि वो अपनी वाइफ को, ठीक है, वाइफ को अपने बदले में, अब उसको कोई दूसरे जगह पे जाना है या उसको किसी दूसरे बिजनेस में इंटरेस्ट है या कहीं दूसरे जगह जॉब लग गया है, तो सी चाहता है क्या कि वाइफ पार्टनर बने, ठीक है, मेरे बिहाफ में, सी के बदले में। यानी वो अपना जो इंटरेस्ट है बिजनेस में वो ट्रांसफर करना चाहता है अपने वाइफ को, ठीक है। अब वो चाहता है कि हमारे बदले में, यानी सी के बदले में हमारी वाइफ जो है उस बिजनेस में पार्टनर बने। अब इसके लिए बोला गया है कि आपको सभी साझेदारों की सहमति होना जरूरी है, सभी साझेदारों की सहमति होना जरूरी है। यानी ए, बी और डी ये तीनों एग्री करेगा, यानी सहमत होगा कि हाँ तुम अपनी वाइफ को तुम अपने बदले में पार्टनर बना सकते हो, तभी सी अपने वाइफ को पार्टनर के रूप में
लेके आएगा, यानी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर पाएगा। यानी सभी साझेदारों की सहमति होना जरूरी है अगर आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना चाहते हो। अगर मान के चलो ऐसा हुआ कि डी बोला कि नहीं, हम तो तुमको पार्टनर बनाए थे, तुम्हारी वाइफ को तो उतना नॉलेज नहीं है जितना तुम्हारे पास है, तो हम तुम्हारी वाइफ को पार्टनर नहीं बनने देंगे, यानी डी एग्री नहीं कर रहा है, सहमत नहीं कर रहा है। उस केस में क्या सी अपने वाइफ को पार्टनर बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि सभी साझेदारों का सहमति होना जरूरी है। सभी साझेदार जब सहमत होंगे तभी आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस का जो इंटरेस्ट है किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसी दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए सभी साझेदारों की सहमति होना जरूरी है। अब देखो, ये लास्ट फीचर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि पार्टनरशिप फर्म एक लीगल पर्सन नहीं है और उसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे। यानी पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सर क्या बोल रहे हो? अब क्लास 11th में तो सिखाए थे कि हर एक बिजनेस जो होता है वो अपने ऑनर से सेपरेट होता है, ठीक है, और उसका सेपरेटली अकाउंटिंग करते हैं। तो मैंने ठीक सिखाया था। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ये दोनों सेपरेट पर्सन है, और पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर के साथ कोई ट्रांजेक्शन होता है उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे, ठीक है। बट कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप कोई लीगल पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप अपने नाम पे चाहेगा कि अपने नाम पे कोई एसेट खरीद ले, कोई जमीन खरीद ले, कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, उसको वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो सर कैसे? अगर हम तो देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारे एसेट लगते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? देखो, उसके पार्टनर, जितने भी सारे पार्टनर है ना, वो उनके ज्वाइंट ऑनर कहलाएंगे। यानी कि पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी रहेगा, वो जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी रहेगा सभी पार्टनर के नाम पे वो प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई अगर मुकदमा करना चाहे तो पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पे मुकदमा नहीं कर सकता, बल्कि उसको पार्टनर्स पे मुकदमा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस भी चाहे मुकदमा करने के लिए तो वो खुद नहीं कर सकता, उनके पार्टनर चाहे तो मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है। यानी पार्टनरशिप बिजनेस का कोई अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी पार्टनर्स और मेंबर होंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे वो ज्वाइंटली और इंडिविजुअली लायबल होंगे किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म जो है लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। ये क्या है? कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स है। पार्टनरशिप फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ पर्सन एंड इट्स नॉट अ लीगल एंटिटी। अब देखो, अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर पार्टनर लीगल पर्सन नहीं है तो उसके क्या लीगल इंपैक्ट पड़ेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि अगर लीगल पार्टनर फर्म नहीं है तो फर्म जो होगा अपने नाम पे कभी भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता है। फर्म अपने नाम पे होल्ड नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी। फर्म कैन नॉट स्यू, यानी फर्म जो होता है ना किसी पे मुकदमा नहीं कर सकता है और ना उस पे कोई दूसरा व्यक्ति मुकदमा कर सकता है, ठीक है। तो फिर कौन करेगा? पार्टनर्स पे कर दो भाई। अगर कुछ फर्म में कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो पार्टनर्स पे कर दो, या अगर फर्म को कुछ किसी पे मुकदमा करना है तो पार्टनर कर सकता है, ठीक है। अब अगर फर्म प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो अगर फर्म का जो भी एसेट होता है वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है सभी पार्टनर का। सभी पार्टनर का क्या होता है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है। और सभी पार्टनर जो होते हैं, जो भी जिम्मेदारी होते हैं, जो भी बिजनेस ऑब्लिगेशन होते हैं, उसके लिए ज्वाइंटली और इंडिविजुअली लायबल होते हैं सभी बिजनेस ऑब्लिगेशंस के लिए। यानी व्यापार में, पार्टनरशिप फर्म में जो भी बिजनेस ऑब्लिगेशन होते हैं उसके लिए सभी पार्टनर ज्वाइंटली और इंडिविजुअली लायबल होते हैं, ठीक है। तो ये था पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल जो होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या सब पढ़ा एसेंशियल और फीचर्स में? देखो, तो सबसे पहला फीचर्स था कि 2 और मोर पर्सन, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना है तो 2 पार्टनर होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 पार्टनर। और 50 पार्टनर से ऊपर हो जाएगा तो वो इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। कौन कौन पार्टनर कंपिटेंट नहीं होता है? तो एक तो अनसाउंड माइंड और दूसरा जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है लॉ के द्वारा, ठीक है। क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस के लिए
नहीं होगा। दूसरा हमने बात की थी एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है वो लिखित भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओरल जो होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि ओरल में क्या होता है कि पार्टनर्स आपस में समझौता कर ले मौखिक, और बाद में ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर मुकर जाए, तो कोर्ट का एविडेंस नहीं बन पाता है, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं चलेगी। इसीलिए अगर आपको अच्छे से बिजनेस चलाना है तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। और रिटेन बिजनेस में सारी बातें लिखी होनी चाहिए जो एक बिजनेस को चलाने में और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने में किया जाना चाहिए। वहां पे पार्टनर के क्या राइट होते हैं, पार्टनर की क्या ड्यूटी होते हैं, वो सब बातें लिखी होना चाहिए। और जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसे ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है एक पार्टनरशिप के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक लीगल बिजनेस क्रिएट करने का, ना कि इलीगल, जैसे स्मगलिंग किए, किडनैपिंग किए, तो ये आपका इलीगल बिजनेस हो गया, इसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, सभी पार्टनर के बीच में आपस में ये समझौता यानी ये एग्रीमेंट होना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटे। म्यूचुअल एजेंसी, सभी मिलकर काम करें या उनमें से कोई एक सभी के बिहाफ पे काम कर सकता है। एक्टिंग बाय ऑल, कैरी, जो भी बिजनेस चलाना है कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और सभी पार्टनर को एजेंट भी बोला जाता है और प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनर्स का लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, यानी कि अगर बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया तो उसको अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा उस नुकसान को भरपाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बिना सभी साझेदार के सहमति से अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सभी साझेदारों का सहमति होना जरूरी है अगर आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस में अगर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमने बात की थी कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, कोई लीगल पर्सन नहीं है, उसे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म किसी पे केस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी होगा वो किसके नाम पे होगा, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगा पार्टनर के नाम पे, ठीक है। और पार्टनर्स जो होंगे सारे पार्टनर वो सारे बिजनेस के जितने भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से नोट कर लिए। और मैं बताता हूं, देखो जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार लेक्चर सुन लो, ठीक है, पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या करता हूं कि जो भी पीडीएफ में जो भी क्लास में नोट्स करता हूं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देता हूं, तो वहां से आप पीडीएफ खोल के वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, या क्लास में साथ में वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। आपको जिसमें सहूलियत होता है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक पार्टनर्स के क्या सब राइट हो सकते हैं। एक पार्टनर्स के क्या सब राइट हो सकते हैं, यानी बिजनेस फर्म में पार्टनर के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहला राइट क्या है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में जो भी काम धंधे होते हैं, जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट हर एक पार्टनर को होता है, ठीक है। तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का यानी बिजनेस में जो काम होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट हर एक पार्टनर को होता है, इसीलिए राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो सारे रिकॉर्ड एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो अकाउंटिंग मेंटेन होता है, जो बुक्स होता है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनको वो एक्सेस कर सकता है और उसको देख सकता है, उसका कॉपी ले सकता है, ठीक है। तो हर एक पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन है उसको वो एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है, उसका कॉपी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हर एक पार्टनर का अगला राइट क्या है, वो प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में जो डिसाइड किया है कि इस रेशियो में बांटना है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो एग्रीड रेशियो है उसमें आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर जो उसका मिलता है उसका राइट है। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द अग्रीड रेशियो, ठीक है। यानी बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है, बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने का राइट है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में अपना हिस्सा पाने का राइट है, ठीक है। और अगर पार्टनर को, ठीक है, पार्टनर ने अगर फर्म को कुछ एडवांस देके रखा है, ठीक है, लोन देके रखा है, फर्म को अगर लोन दिया है, ठीक है, तो उस केस में पहले से ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन यानी इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, उस पे इंटरेस्ट मिलने का राइट पार्टनर को होता है, ठीक है।
अब जो पहले से वो लोग जो डिसाइड करेंगे 8% देंगे, 10% देंगे, और अगर कुछ भी डिसाइड नहीं है, एग्री नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर डिसाइड नहीं है तो 6% के हिसाब से एडवांस पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर अगला क्या है कि पार्टनर्स के पास राइट है कि वो सारे डिसीजन में वो पार्टिसिपेट कर सके जो बिजनेस के इंटरेस्ट में, राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद पार्टनर जब भी चाहे तो वो सब पार्टनर को एक बार सूचना इन्फॉर्म करके बिजनेस से वो रिटायर लेने का वो राइट है। ठीक है, तो ये सब सारे राइट थे कि एक पार्टनर को बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का राइट है, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का राइट है, एडवांस अगर बिजनेस को दिया है तो उस पर इंटरेस्ट पाने का राइट है। ठीक है, उसके बाद रिटायर जब चाहे रिटायर करने का राइट है। ठीक है, और एडमिशन जब अगर कोई पार्टनर, ऐसा भी है कि अगर कोई नया पार्टनर आता है और अगर उसको पसंद नहीं है कि वो पार्टनर सही नहीं है तो फिर उसको एडमिशन नहीं लेने देगा, तो वो भी उसका राइट होता है। ठीक है, अब ये आपके प्योर थ्योरेटिकल है, इसीलिए मैंने आपको नोट डाउन करा दिया कि आप इसको नोट कर सकते हो। इस पे आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इस पे कोई ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो जस्ट इसको समझ लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का राइट है। ठीक है, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटने का राइट है, इंटरेस्ट अगर मान के चलो कुछ एडवांस वगैरह दिया है तो उसमें इंटरेस्ट लेने का राइट है, जब मन हो रिटायर करने का राइट है। तो ये 4-5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रख सकते हो और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में क्या फीचर्स होते हैं, फिर हमने देखा कि एक पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ठीक है, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।